अभी बाबू हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन अभी पढ़ रहे थे, और इसके बाद बाबू हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, इसका बाबू नाम है एरिया बाउंडेड बाई कर्व। कर्व का मतलब ग्राफ होता है, किसी भी मैथमेटिकल फिगर, ठीक ना। हाँ, मतलब कोई भी आपका फिगर द्वारा जो रीजन बाउंड होता है, जो क्षेत्र घिरता है, उस क्षेत्र का आपको एरिया निकालना है। इसमें क्या पढ़ेंगे आप लोग बाबू, अभी जितना भी आपके पास नॉलेज है, 10 तक का, 9 तक का नॉलेज है, 11th का नॉलेज है, उसमें आप सिर्फ स्क्वायर का एरिया निकालना जानते होंगे कि सीधा सीधा स्क्वायर रहता है, साइड का स्क्वायर करके एरिया निकाल देते हैं, रेक्टेंगल का एरिया निकाल देते होंगे, ट्रायंगल का एरिया निकाल देते होंगे, ठीक ना। सर्कल का एरिया निकाल देते होंगे पाई आर स्क्वायर के, ट्रेपीजियम का एरिया निकाल देते होंगे ऐसे करके, ट्रेपीजियम का, माने सीधा सीधी जो फिगर रहता है उसी का आप एरिया भी जानते हैं, ठीक ना। हाँ, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि है जी ये कोई कर्व, ऐसा कोई कर्व दिया हुआ है इस तरह का, और इसका एरिया निकालना है, तो आपको दिमाग अभी सुन हो जाएगा। करिए ये कौन सा फिगर है, ना रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, ना ट्रेपीजियम है, ना सर्कल है, ये कैसा फिगर, इसका एरिया कैसे निकलेगा सर। तो समझ रहे हैं बाबू। या तो फिर ऐसे कह दे कि आपको ये कोई पाराबोला देखिए कर्व है, और ये कोई आपका लाइन है, ये वाला रीजन कोई कह दे, ये वाला रीजन देखिए जो कर्व पोर्शन, कर्व से जो रीजन बाउंड हो रहा है, तो इस तरह का आपको अगर रीजन का आपको अगर एरिया निकालने के लिए कोई बोल दे, तो आप अभी उसको नहीं बता पाइएगा। सर बाबू आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन का हेल्प करके, इंटीग्रेशन का यूज करके हम इस तरह का जो आपको जो रीजन दिख रहा है, इस तरह का जो भी रीजन दिख रहा है, चाहे इस तरह का इलिप्स आपको ये वाला रीजन दिखेगा, ठीक है, तो इसका भी हम लोग एरिया क्या कर सकते हैं बाबू, निकालते हैं। इंटीग्रेशन का इतना फ़ायदा है जीवन में कि हम किसी भी रीजन किसी भी रीजन से जो रीजन बाउंड होता है, किसी भी कर्व से जो रीजन बाउंड होता है, उसका भी हम एरिया निकाल सकते हैं। ओके बाबू, ये फ़ायदा है इंटीग्रेशन चैप्टर का, ठीक है। इंटीग्रेशन का यूज करके इस सब का एरिया निकल जाता है। ओके बाबू। हाँ, या फिर पहाड़ का एरिया निकालना है, पहाड़ इस तरह का कर्व पोर्शन, ऐसे पहाड़ है, और पहाड़ का एरिया कह दे, जमीन पर पता है कि यहाँ से यहाँ तक इसका पहाड़ का ऊंचाई पता है, ठीक है, तो इस तरह का पहाड़ का आपको एरिया निकालने के लिए बोल दे, पहाड़ जो होता है, नहीं कि पहाड़ कितना है, उसका एरिया कितना है, तो बाबू उस तरह का हम लोग रीजन का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको पढ़ाई करने के लिए, इस एरिया चैप्टर को पढ़ाई करने के लिए क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको डिफरेंट इंटीग्रेशन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ाए हैं जो, और साथ ही साथ यहाँ देखिए रीजन बाउंडेड बाई कर्व लिखा हुआ है, तो कर्व का मतलब होता है ग्राफ, ग्राफ का मतलब फिगर, पिक्चर। ओके, फिगर मतलब आपको मैथमेटिक्स में जितना भी कैलकुलस में आपको फिगर बताया गया है, जितना आपको कर्व बताया गया है, उस कर्व का बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो कर्व के बारे में अगर जानकारी नहीं होगा, तो हम आज आपको अभी थोड़ा सा बेसिक में 10 मिनट 15 मिनट आपको कर्व के बारे में जानकारी दे देंगे। कहा है कि जब जो कर्व आपको ग्राफ पढ़ाए होंगे फंक्शन में, तो उस समय बहुत सा बच्चे कुछ नहीं होंगे, ठीक है, नहीं होंगे, तो हम तो पढ़ा दिए लेकिन बच्चा उस समय नहीं होगा, तो इसीलिए थोड़ा सा हम 10-15 मिनट का टाइम लेकर के और ग्राफ भी बताएंगे, ठीक है, थोड़ा बता देंगे। इससे आपको क्या होगा कि यहाँ पर पढ़ने में आपको सहूलियत हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है बाबू। देखिए, लेकिन आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन और एरिया, इसमें दो चीज़ आपको, ग्राफ, इसमें दो चीज़ आपको पता होना चाहिए एरिया को पढ़ाई करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, इसका शुरुआत कहाँ से करते हैं, वो थोड़ा सा सुनिए। जैसे बाबू आपको जब हम डिफरेंट इंटीग्रेशन जिस दिन स्टार्ट किए थे, उस दिन हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़े थे, माने डिफरेंट इंटीग्रेशन ज्योमेट्री से क्या देता है, इसको पूरा प्रैक्टिकली भी करके बताए थे। तो हम थोड़ा सा उसी चीज़ को दोहराते हैं। देखिए, ये आपका डिफरेंट इंटीग्रेशन है ए से बी, और ये एफ डी एक्स। ये अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये ज्योमेट्रिकली क्या देता है, तो आप बता पाइएगा। ये ज्योमेट्रिकली देता है, लिखते हैं इतना बराबर इट, ये ज्योमेट्रिकली इट गिव्स, ये बताया हुआ है पहले, इट गिव्स ये देता है। यहाँ देखिए क्या देता है, क्या आ गया, देखिए एरिया आ गया, एरिया बाउंडेड बाई, इट गिव्स एरिया बाउंडेड बाई कर्व, यहाँ कर्व है, 4 को बोलना है, एरिया बाउंडेड बाई कर्व, y बराबर एफ एक्स, डी एक्स का मतलब होता है एक्स एक्सिस, डी एक्स का मतलब एक्स एक्सिस, अगर डीजेड अगर लिखा हो इसका मतलब जेड एक्सिस, डी वाई लिखा मतलब वाई एक्सिस। हाँ, तो एरिया बाउंडेड बाई कर्व y बराबर एफ एक्स, डी एक्स का मतलब होता है एक्स एक्सिस,
एक्स एक्सिस, ओके। और यहाँ देखिए dx है लोअर लिमिट a से लेके b, तो यहाँ जो a है वो x का वैल्यू है और ये जो अपर लिमिट है वो भी x का वैल्यू है। अगर d z के रिस्पेक्ट में, अगर z के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करना है या तो t के रिस्पेक्ट में करना है तो ये लोअर और अपर जो वैल्यू होता है वो t का वैल्यू होता है, t का वैल्यू होता है। लेकिन अभी dx है तो किसका वैल्यू है बाबू? x का वैल्यू है। हाँ, तो एंड एरिया बॉन्डेड बाई कर्व y बराबर एफ एक्स एक्स एक्सिस एंड लाइन x बराबर a, लाइन x बराबर a टू लाइन x बराबर b। देखिए 4 को हम आपको बाउंड्री बोले हैं, 4 बाउंड्री। एक बाउंड्री यहाँ है कर्व y बराबर एफ एक्स, दूसरा बाउंड्री है x एक्सिस और तीसरा बाउंड्री है x बराबर a, लाइन x बराबर कॉन्स्टेंट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये चौथा बाउंड्री है x बराबर b। ये चारों बाउंड्री से जो रीजन घिरेगा, चारों बाउंड्री से जो क्षेत्र घिरेगा उस क्षेत्र का एरिया देगा ये डिफिनिट इंटीग्रेशन। ऐसा हम ऑलरेडी बताए हुए हैं, फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के तौर पर बता देते हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, डेट मीन्स देखिए ये सपोज करते हैं बाबू कि कोई फंक्शन है, नहीं फंक्शन, कोई भी फंक्शन का ग्राफ हो सकता है, पाराबोला हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, सर्कल हो सकता है, लीनियर हो सकता है, लॉग हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है, ओके। हाँ, ये किसी भी फंक्शन का ग्राफ है। इस ग्राफ का सपोज करते हैं नाम है y बराबर एफ एक्स, इस कर्व का नाम है, ओके। और डी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस यहाँ है तो एक बाउंड्री यहाँ है y बराबर एफ एक्स, डी एक्स मतलब एक्स एक्सिस नीचे एक बाउंड्री है और x बराबर a, x बराबर कॉन्स्टेंट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x बराबर कॉन्स्टेंट लाइन पैरेलल टू y, ये कॉन्स्टेंट है तो लाइन y के पैरेलल हो जाएगा। तो अंदाज से लिखते हैं ये वाला जो लाइन है ये आपका x बराबर a है और ये जो लाइन है बाबू यहाँ x बराबर b है, x बराबर a से x बराबर b, ऐसा है। 4 को बाउंड्री है, चारों बाउंड्री से मेरा कौन सा रीजन घिर रहा है, कौन सा क्षेत्र आ रहा है, ये वाला आ रहा है। देखिए मेरा जो क्षेत्र आता है तो बाउंड्री उसको छू देना चाहिए, जहाँ तक मेरा बाउंड्री है वहाँ तक मेरा इंड होना चाहिए। जैसे हम अपना ज़मीन मान लेते यहाँ तक है तो यहाँ तक आवेंगे तो मेरा खत्म हो जाना चाहिए ज़मीन, मैंने बाउंड्री को छू देना चाहिए, तब समझिए कि मेरा ज़मीन वहाँ तक है, ठीक है। तो देखिए ज़मीन ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री एक बाउंड्री डी एक्स एक्स एक्सिस एक बाउंड्री एक्स फॉर ए एक्स फॉर बी, चारों बाउंड्री से मेरा कौन सा ज़मीन आ रहा है, ये मेरा ज़मीन आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा घाफ लगा देते हैं हरा कलर से, देखिए ग्रीन कलर का घाफ लगा दिए हैं, यही मेरा ज़मीन है, यही मेरा ज़मीन है। देखिए इसी ज़मीन का अगर एरिया निकालना हो तो इस डिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर इस डिफिनिट इंटीग्रेशन जो दिख रहा है अगर उसका हम वैल्यू निकाल दे तो ये आपका जो रीजन जो दिख रहा है ग्रीन कलर वाला उसका एरिया आ जाएगा। ऐसा ऑलरेडी बताया हुआ था पहले से, पूरा बताए थे अच्छा से, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन वहाँ बता दिए थे कि एरिया का थ्योरी है, फिर से रिवाइज कर दिए। हो सकता है कुछ बच्चे वहाँ नहीं होंगे, ठीक है, या तो भूल गए होंगे, इसलिए वापस फिर से बता दिए। अगर इस क्षेत्र का आपको एरिया जो साइडेड पोर्शन उसका एरिया अगर निकालना है तो उस डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये जो कर्व है, कर्व में कुछ भी कोई भी फंक्शन हो सकता है। ओके बाबू सुनिए, तो ये तो आप समझ गए थोड़ा सा बेसिकली, लेकिन इसको थोड़ा सा पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए थोड़ा सा इसमें आपको ग्राफ का एप्लीकेशन है, माने कुछ इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है उसका आपको ग्राफ इसमें आपको आएगा, ग्राफ, ओके, फिगर। तो थोड़ा सा हम इसको देखिए, आपको फिगर को थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। देखिए पहले बताया हुआ लेकिन थोड़ा सा हम आपको वापस फिर से रिवाइज कर देते हैं। फिगर आप कॉपी पर चाहें तो नोट कर लीजिएगा। देखिए सम ग्राफ ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शन का कुछ ग्राफ आपको बनाया जा रहा है। सबसे पहले ग्राफ ऑफ लाइन y बराबर x, लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, इसका स्लोप निकालिएगा तो पॉजिटिव आवेगा, मतलब एंगल ऑफ इंक्रीजेशन आपको ये एक्यूट एंगल बनावेगा, ठीक है ना। y बराबर x का ग्राफ है पासिंग थ्रू ऑरिजिन, y बराबर माइनस एक्स रहेगा तो यहाँ स्लोप नेगेटिव आवेगा, तो स्लोप नेगेटिव मतलब ऑरिजिन से पास करेगा, ऐसे होगा। ये देखिए ऑब्ट्यूज एंगल बनावेगा एक्स एक्सिस से, मतलब स्लोप इसका नेगेटिव, y बराबर माइनस एक्स का फिगर होता है ये। फिर y बराबर एक्स क्यू का फिगर ये है, y बराबर एक्स क्यू कर्व, ये सब डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ेगा फिगर के क्वेश्चन के साथ। y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ है, y बराबर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 पॉजिटिव है तो ये पैराबोलिक कर्व है, और ये जो 1 है पॉजिटिव है तो ग्राफ विल बी ओपन अपवर्ड, ग्राफ ऊपर की तरफ खुला हुआ होगा। और यहाँ x का पावर इवन रहता है तो ग्राफ सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा y के लेफ्ट है उसी का मिरर इमेज y के राइट रहेगा। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, मतलब जो ग्राफ है ऊपर की तरफ खुला हुआ रहेगा। ओके, अगर y बराबर बाई चांस अगर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए ना यहाँ देखा हुआ है y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव, ग्राफ विल बी ओपन डाउनवर्ड।
ठीक है बाबू, ये जिस पॉइंट से टर्न करता है इस पॉइंट को बाबू हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स। और इसका वर्टेक्स ऑरिजिन पर आ रहा है 0 0 0 0 इसका वर्टेक्स है। कैसे 0 0 आ रहा है, इसमें x बराबर 0 डालिएगा तो y का वैल्यू भी 0 आएगा, मतलब ये 0 0 पर टच करेगा एक्स एक्सिस को, जहाँ वर्टेक्स है, जहाँ छुएगा। फिर इन जनरल y बराबर x का पावर 2n, x का पावर 2n, n कोई भी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ n बराबर 1 रखिएगा तो x का स्क्वायर आवेगा, 2 रखिएगा तो x का पावर 4 आवेगा, 3 रखिएगा तो x का पावर 6 आवेगा, 4 रखिएगा तो x का पावर 8, माने x का पावर कोई भी इवन नंबर रखिएगा तो इसका ग्राफ y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ और y बराबर x का पावर 2n कोई भी इवन नंबर के लिए ग्राफ, दोनों का फिगर सेम होता है। आप जैसे कहीं पर क्वेश्चन देखे, प्रॉब्लम देखे, उसमें y बराबर x का पावर 10 दिख गया तो आप ऐसा नहीं सोचिएगा अगर यार सर तो y बराबर x स्क्वायर का बताए थे, y बराबर x का पावर 10 का कैसे होगा। जिस तरह का फिगर y बराबर x स्क्वायर का होता है उसी तरह का फिगर y बराबर x का पावर कोई भी इवन नंबर के लिए होता है। ओके सर, ओके, तो सेम फिगर होगा ये। और y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो जस्ट ओपन डाउनवर्ड हो जाएगा, समझ रहे बाबू। हाँ, तो ये अभी आपको लिख लीजिएगा, थोड़ा सा एक बार बोल देते हैं। y बराबर रूट एक्स का ग्राफ है ये, y बराबर रूट एक्स, यहाँ भी x बराबर 0 डालेंगे तो y बराबर 0 0 0 से ये चालू होगा, ये y बराबर रूट एक्स का ग्राफ है। मॉड एक्स के बारे में जानते होंगे, y बराबर मॉड एक्स ऑरिजिन पर भी हो जाता है, ठीक ना। इस अलग अलग नाम देंगे तो y बराबर x होता है x पॉजिटिव के लिए, और इसका नाम होता है y बराबर माइनस एक्स होता है x नेगेटिव के लिए। y बराबर मॉड एक्स का फिगर है। फिर ये y ग्राफ ऑफ पाराबोला y स्क्वायर 4x, पाराबोला 11 का चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। यहाँ जो a है वो फोकस है, a,0 फोकस, और इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं y माइनस 0 का स्क्वायर 4a x माइनस 0। देखिए यहाँ x में से 0 घटा हुआ है और y में से 0 घटा हुआ है, मतलब ये जो 0 0 जो घटा हुआ है उसका वर्टेक्स कहलाता है, वर्टेक्स जिस पॉइंट से पाराबोला टर्न करता है। और y स्क्वायर का 4x का ये ग्राफ होता है। यहाँ पर देखिए y का स्क्वायर है, y का पावर इवन नंबर, तो y का पावर इवन है तो जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के बहुत सिमेट्रिकल होगा, माने जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उसी तरह का फिगर उसका एक्स एक्सिस के नीचे होगा। देखिए ये है, और इसी का मिरर इमेज, इसी का प्रतिबिंब ये है। अगर इसको हम मिरर माने तो एक्स एक्सिस को दर्पण माने तो ओके, लेकिन इसमें ए अगर फोकस पॉजिटिव है तो जो ग्राफ होता है पाराबोला को वो ओपन राइटवर्ड होता है, राइट में खुला रहता है, राइट तरफ खुला हुआ है। और अगर ए नेगेटिव हो जाएगा तो जो पाराबोला वही होगा, सेम होगा, लेकिन ए अगर नेगेटिव हो जाए तो पाराबोला लेफ्ट की तरफ खुल जाएगा। ओके बाबू, y स्क्वायर ऑफ 4x पाराबोला है, इसका ये फिगर बनाया हुआ है। ये ऑलरेडी फंक्शन में पढ़ाया गया था, अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, मदद कर दे रहे हैं, इसलिए इसको रफली एक बार बता दे रहे हैं, ऐसे पढ़ाते नहीं हैं। ये फंक्शन में पूरा बढ़ा दिए थे, लेकिन कुछ बच्चे नए हैं जो कि हमको मैंने लग रहा है कि वहाँ पर नहीं थे, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं वापस फिर से, ताकि एरिया पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। मोटा मोटी एक बार ग्राफ देख लेंगे तो, और एक्स स्क्वायर बाय 4ay, देखिए यहाँ y का पावर इवन था तो जो पाराबोला को ग्राफ आया वो x एक्सिस के बहुत सिमेट्रिकल आया, माने जैसा x के ऊपर आया उसी का मिरर इमेज x के नीचे आया। लेकिन यहाँ पर x का पावर इवन नंबर है तो x का पावर इवन नंबर है तो जो ग्राफ होगा पाराबोला का वो y एक्सिस के बहुत सिमेट्रिकल होगा, माने जैसा y के लेफ्ट होगा वैसा y के राइट होगा। अब अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ जो होगा ऊपर की तरफ खुला होगा, अगर a नेगेटिव होगा तो ग्राफ ओपन डाउनवर्ड होगा। ये भी एक्स स्क्वायर बाय 4ay पाराबोला का ही ग्राफ है। ओके बाबू, तो पाराबोला हो गया, स्ट्रेट लाइन मॉडुलस हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। और यहाँ देखिए ये भी पाराबोला लिखा हुआ है, लेकिन अंतर क्या है, पीछे वाला मैंने जो था उसमें और इसमें अंतर क्या है कि यहाँ y माइनस 0 का स्क्वायर है और यहाँ और इतना बराबर 4a x माइनस 0, तो यहाँ पर 0 और 0 घटा हुआ है, तो 0 0 घटा हुआ तो वर्टेक्स इसका 0 0 पर है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं घटा हुआ है, कितना घटा हुआ है अल्फा और यहाँ बीटा, तो इस पाराबोला का जो वर्टेक्स होगा वो अल्फा कॉमा बीटा होगा। पाराबोला का वर्टेक्स इससे भी निकाल सकते हैं, ये वाला x माइनस अल्फा बराबर 0 कर दिया तो x बराबर x माइनस अल्फा बराबर 0 कर दिया तो x बराबर अल्फा आ जाएगा, और इसको यहाँ से y माइनस बीटा बराबर 0 कर दिया तो y बराबर बीटा आ जाएगा। इसका बाबू वर्टेक्स अल्फा कॉमा बीटा होगा। यहाँ देखिए वर्टेक्स पाराबोला का शेप वही रहेगा, खाली जो 0 0 से टर्न कर रहा था वो 0 0 से नहीं टर्न करके और कोई जैसा तैसा पॉइंट अल्फा बीटा से टर्न करेगा। ओके बाबू, ओके। ग्राफ, हाँ, ग्राफ ऑफ सर्किल, सर्किल मतलब ब्रीथ होता है, राउंड फिगर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये आपको स्टैंडर्ड सर्किल कहलाता है। स्टैंडर्ड सर्किल हम लोग उसको बोलते हैं जिसका सर्किल का सेंटर ऑरिजिन 0 0 पर होता है। जिस सर्किल का सेंटर ऑरिजिन 0 0 पर होता है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सर्किल, स्टैंडर्ड सर्किल। और इस एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये सर्किल का इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म सर्किल का इक्वेशन है। और इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को कोई बच्चा एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर, वाई स्क्वायर को वाई माइनस जीरो का स्क्वायर बराबर ए को ए स्क्वायर, तो लिख ही दिए हैं। देखिए यहाँ एक्स और वाई में से जो घटा हुआ है वही आपका सेंटर है, तो यहाँ जीरो घटा ले, जीरो घटा ले, तो सर्किल का सेंटर कितना हो गया 0,0। और यहाँ जो ए का स्क्वायर तो रेडियस का स्क्वायर होता है, तो रेडियस इसका ए है। माने वैसा सर्किल जिस सर्किल का सेंटर ऑरिजिन पर है, और रेडियस तो एनीथिंग कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव नंबर, लेकिन सेंटर अगर ऑरिजिन 0, 0 पर आता है तो हम उस सर्किल को स्टैंडर्ड सर्किल बोलते हैं। और इसका ग्राफ बनाना है, फिगर बनाना है, तो सर्किल है तो सर्किल ही रहेगा, लेकिन इस सर्किल का खाली सेंटर कहाँ पर बन जाएगा, ऑरिजिन 0, 0, और इसका रेडियस ए है, तो रेडियस ए है तो ये वाला दूरी कितना रहना चाहिए ए, लेकिन इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। हाँ, तो ये चूंकि पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो एक्स का वैल्यू ए होगा, वाई कोऑर्डिनेट वहाँ 0 होगा। इधर पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो एक्स का वैल्यू माइनस में हो गया, -a,0। यहाँ लिखेंगे तो वाला वाई कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू 0 होता है, तो 0,a, और नीचे लिखेंगे तो 0,-a। सर्किल का एक इक्वेशन इस तरह से भी होता है, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, वाई माइनस बीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर। ये सर्किल का इक्वेशन सेंट्रल फॉर्म कहलाता है। सेंट्रल फॉर्म मतलब यहाँ पर जो 0, 0 घटा हुआ था, तो सर्किल का सेंटर ऑरिजिन 0, 0 हो गया। यहाँ पर खाली 0, 0 नहीं घटे ले, देखिए कितना घटा है एक्स में से अल्फा, और वाई में से कितना घटा हुआ है बीटा। तो सर्किल का जो सेंटर है वो अल्फा कॉमा बीटा है, और यहाँ ए का स्क्वायर है तो रेडियस ए है। तो सर्किल है तो गोल तो रहबे करेगा, गोल ही रहेगा। सर्किल है तो चपटा हो जाएगा क्या, नहीं, सर्किल है तो गोल ही रहेगा, लेकिन उस सर्किल का सेंटर खाली ऑरिजिन पर नहीं होकर के कोई दूसरा तीसरा पॉइंट पर चल जाएगा। देखिए अल्फा कॉमा बीटा पर सेंटर हो गया, बाकी गोल है तो गोल ही रहा। तो जिस सर्किल का सेंटर ऑरिजिन पर नहीं होकर के कोई जैसा तैसा पॉइंट पर होता है, उस सर्किल को हम सेंट्रल फॉर्म बोलते हैं, इस फॉर्म में अगर रहता है तो। और जिस सर्किल का सेंटर ऑरिजिन पर रहता है, डेट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो सर्किल तक समझ रहे हैं। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग यहाँ से आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। सॉरी, ये था, हाँ कर दीजिए। चलिए देखिए, ये ग्राफ ऑफ इलिप्स का ये बाबू स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बाय 1। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है बाबू, वैसा इलिप्स जिस सर्किल का सेंटर ऑरिजिन पर रहता है, वैसा इलिप्स जिस सर्किल का सेंटर ऑरिजिन पर आता है, डेट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलिप्स। सर्किल जैसा है, ठीक ना। देखिए इसी इलिप्स का इक्वेशन को हम ठगने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग एक्स माइनस 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और वाई स्क्वायर इसको वाई माइनस 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जितना एक्स और वाई में से जितना घाटा है ना बाबू, वही उस इलिप्स का क्या हो गया, उस इलिप्स का सेंटर हो गया। यहाँ 0 और 0 घटा हुआ तो इलिप्स का सेंटर 0, 0 ऑरिजिन पर हो गया। और यहाँ पर अगर ए है बड़ा है और बी से, तो इलिप्स का देखिए ग्राफ इस तरह का होता है इलिप्टिकल, इसमें ए बड़ा है बी से, माने ये वाला देखिए ज़्यादा बड़ा है और ये बी छोटा है, मतलब ये वाला बड़ा रहेगा और बी छोटा रहेगा, तो ऑटोमेटिक जो इलिप्स है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ज़मीन पर फैलाव उसका ज़्यादा हो जाएगा। ओके, और सर्किल का सॉरी जो इलिप्स जो है उसका सेंटर कहाँ पर है बाबू, ऑरिजिन 0, 0 पर है। ये ए है तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट a,0 है, पीछे आप लिखिएगा तो x नेगेटिव हो जाएगा -a,0। ये b है बाबू, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,b हो जाएगा, और यहाँ 0,- भी हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन दिख रहा है बाबू, इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, मेजर माने बड़ा वाला, और ये जो दिख रहा है ना खड़ा वाई एक्सिस वाला, वो माइनर माने छोटा वाला। लेकिन जब ए बड़ा रहेगा बी से तो ज़मीन पर फैलाव ज़्यादा रहेगा। लेकिन इलिप्स इसका उल्टा भी होता है, इलिप्स इसका उल्टा ऐसा भी होता है, जब ए छोटा रहता है बी बड़ा रहता है, मान ई वाला लंबाई बढ़ जाएगा और ई वाला लंबाई कम जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलिप्स जो है उस सिचुएशन में खड़ा हो जाएगा, आदमी जैसा हो जाएगा। ठीक है, देखिए आदमी जैसा लग रहा है, खड़ा, वर्टिकल इलिप्स बोलते हैं इसको। ये देखिए ए कम है और ये वाला बी क्या है, ये बी, वाई कोऑर्डिनेट जो है ना ये वाला बड़ा है, देखिए 0, भी बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो ये वर्टिकल इलिप्स हुआ। ठीक है, ये जिस इलिप्स का सेंटर ऑरिजिन पर आता है उस इलिप्स को क्या बोलते हैं बाबू, स्टैंडर्ड इलिप्स बोलते हैं। अब देखिए ये डिजाइन और ये एक और डिजाइन लिखे, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। ये और ये दोनों सिमिलर लग रहा होगा, लेकिन खाली वहाँ एक्स और वाई में 0, 0 घटा हुआ होगा और यहाँ पर अल्फा बीटा घटा हुआ होगा। मतलब इसका जो सेंटर होगा इसको 0 करेंगे, एक्स माइनस अल्फा बराबर 0 तो एक्स बराबर अल्फा आ जाएगा, और वाई माइनस बीटा बराबर 0 करेंगे तो वाई बराबर बीटा आ जाएगा। तो इलिप्स तो फिगर तो ऐसा ही रहेगा, खाली इसका सेंटर जो 0, 0 पर था वो सेंटर बदल करके अल्फा कॉमा बीटा एनी अदर पॉइंट पर चल जाएगा। देखिए सेंटर यहाँ पर अल्फा कॉमा बीटा हो गया, इलिप्स हो गया ये।
तो इस फॉर्मेट में भी एलिप्स आता है, तो उसको हम लोग माने इक्वेशन आता है तो हम उस इक्वेशन को एलिप्स का इक्वेशन बोलते हैं। ओके बाबू, हाँ, तो यही तक मेनली आपको आएगा बाबू। बाकी साइन कॉस भी आएगा, तो साइन कॉस जहाँ पर आएगा छोटा मोटा वहीं पर बता देंगे। इसमें आपको साइन कॉस तो अभी इन्वर्स वाला भी होगा, अभी हाल ही हुआ, ज़्यादा तो नहीं हुआ दिन। तो इन्वर्स वाला में साइन कॉस भी आया होगा, तो साइन कॉस भी ग्राफ आप याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक बाबू, उसमें वो भी इसमें आवेगा, ठीक ना। तो इतना मोटा मोटी आप ज्योमेट्रिकल ग्राफ है, इसको आप थोड़ा माइंड में रखिएगा। एरिया पढ़ने के नंबर से कर रहे हैं। देखिए इसका बाबू, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर और साथ ही साथ एक्स एक्सिस एंड द लाइन x बराबर 1 एंड x बराबर 3। आगे सबसे पहले कर्व लिखिए। कर्व क्या दिया हुआ है? कर्व दिया हुआ है आपको y बराबर एक्स स्क्वायर और साथ ही साथ आपको एक्स एक्सिस दिया हुआ है, एक्स एक्सिस और एंड लाइन x बराबर 1, लाइन x बराबर 1 एंड x बराबर 3, x बराबर 1 एंड x बराबर 3। इससे इस चारों बाउंड्री से जो रीजन आपको बाउंड होगा, इस चारों बाउंड्री से जो रीजन बाउंड होगा उसी का आपको क्या करना है बाबू? एरिया निकालना है। देखिए सबसे पहले आपको ग्राफ ड्रॉ कीजिए। आपको इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए कि मेरा कौन सा एरिया, मैंने कौन सा रीजन बनेगा और उसी का आपको एरिया निकालना पड़ेगा। y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ अभी बता रहे थे, ओपन अपवर्ड पाराबोला ऐसा होता है। ये y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ओपन अपवर्ड पाराबोला। ओके, और एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस देखिए ऑलरेडी ये बना हुआ है और यहाँ है लाइन x बराबर 1। तो लाइन x बराबर 1 कांस्टेंट है, तो जो भी x बराबर कांस्टेंट लाइन होता है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होता है। तो x बराबर कांस्टेंट देखिए बना दिए। इस लाइन का नाम क्या है बाबू? x बराबर 1। फिर और आगे है x बराबर 3, तो x बराबर 3 बना दिए। हाँ देखिए चारों बाउंड्री बना चुके हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर बाउंड्री बना दिए, नाम भी इसका लिख दीजिए। ये y बराबर एक्स स्क्वायर बाउंड्री बना दिए और उसके बाद बाबू आपका x बराबर 1 लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बना दिए, x बराबर 3 आगे होगा वो भी बना दिए और x एक्सिस बना दिए। बताइए चारों बाउंड्री से कौन सा रीजन बाउंड हो रहा है? ये वाला कि ये वाला? ये बाउंड्री सब छुआना चाहिए, मेरा जमीन जो है बाउंड्री को टच करना चाहिए। नहीं ये नहीं कि मान लेते हैं कि मेरा बाउंड्री वहाँ है और हम बोल रहे हैं यहाँ तक ज़मीन है, तो यहाँ तक ज़मीन फिर हुआ तो आपका बाउंड्री वहाँ तक कैसे है? बाउंड्री वहाँ मतलब ज़मीन का आखिरी सीमा बाउंड्री तक होता है, ये सब जानते हैं ना। देखिए तो बाउंड्री इसी का देखिए एरिया निकालना। ये वाला देखिए, ये जो आपका जो पोर्शन है ये वाला, ये जो आपका जो पोर्शन है ना बाबू ये वाला, ये मेरा जो ज़मीन जो है इसी का क्या करना है? इसी का एरिया निकालना है। सोचिए हम इंटीग्रेशन का हेल्प से इस तरह का भी पोर्शन का हम एरिया निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन का हेल्प से, ठीक है ना। अब ऐसे मान लेते हैं अभी इंटीग्रेशन का यूज हम नहीं करें तो इसका एरिया निकालने का कोई मेरे पास रास्ता नहीं। ऐसा थोड़ी कि रेक्टेंगल है, ट्रेपीजियम है, कुछ नहीं, नथिंग। जो पहले से जानते थे वो कोई फिगर नहीं है, लेकिन हम इंटीग्रेशन का हेल्प से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। चलिए डायरेक्ट इसमें ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखाता है, डायरेक्ट लिखाता है रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया का मतलब जो एरिया हमको निकालना है। देखिए रिक्वायर्ड एरिया अभी ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिफरेंट इंटीग्रेशन का बता रहे थे। तो एरिया बाउंडेड बाई कर्व y बराबर एक्स, y बराबर एफ एक्स। तो यहाँ y बराबर एफ एक्स के लिए पर कौन सा कर्व दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर। तो एरिया बाउंडेड बाई कर्व y बराबर एफ एक्स, ये वाला पूरा कर्व हो गया। और यहाँ dx लिखते हैं, तो dx का मतलब x एक्सिस होता है। dx का मतलब क्या होता है बाबू? x एक्सिस यहाँ बोल रहा है और ये कर्व ही बोल रहा है और साथ ही साथ लाइन x बराबर 1 से लेके x बराबर 3 तक। तो x बराबर 1 से लेके x बराबर 3 तक। रुकिए, एरिया बाउंडेड बाई कर्व y बराबर एफ एक्स, कर्व हो गया एक बाउंड्री, dx एक्स एक्सिस दूसरा बाउंड्री, x बराबर 1 तीसरा बाउंड्री से x बराबर 3 चौथा बाउंड्री। तो चारों बाउंड्री से हरा वाला ने रीजन आ रहा है। तो अगर इस डिफरेंट इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाल देंगे तो जो मेरा ग्रीन कलर का जो मैदान दिख रहा है, हरा कलर घास वाला जो मैदान दिख रहा है, उस मैदान का एरिया आ जाएगा इफ डिफरेंट इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालने से। बात को समझ रहे हैं? तो इसका वैल्यू कुछ नहीं है, ऐसे चुटकी है। एरिया में जो भी डिफरेंट इंटीग्रेशन आएगा काफ़ी बेसिक आसान वाला आएगा। इन्हें की प्रॉपर्टी लगाने के लिए दे दिया कि ए से बी वाला आ रहा है सर ना माइनस ए से, ये सब नहीं, वो डिफरेंट इंटीग्रेशन यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल आता है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एंजॉय कीजिए। हाँ x का पावर 3/3 और कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 3, आगे 3 डालेंगे तो 3 का क्यूब 27/3 माइनस 1/3। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, तो 27 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 20 इतना स्क्वायर यूनिट है। देखिए इसका आंसर 26/3 है ना, 26/3 स्क्वायर यूनिट ये ज़मीन का मेरा एरिया आ गया। सोचिए
समझ रहे बाबू? चलिए नोट कीजिए, आ रहा समझ में? हो गया? चलिए यहाँ देखिए, ये आपको एरिया निकालना है। कर्व ये दिया हुआ है y बराबर 4x प्लस 6x प्लस 4 का रूट एभव एक्स एक्सिस। एभव एक्स एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर, और x बराबर 0 से x बराबर 2। इससे जो रीजन बाउंड होगा उसी का आपको एरिया निकालना है। ओके, सबसे पहले रीजन तो बाउंड कीजिए सर, ज़मीन तो कब्जा कीजिए। मेरा कौन सा ज़मीन है? और ज़मीन नहीं कब्जा किए तो एरिया कहाँ हवा में जाकर निकालिएगा? आगे आप ज़मीन लेते हैं, ज़मीन को आप अपना बोलते हैं कि ये मेरा ज़मीन, तब आप एरिया निकालते हैं। तो आप आगे रीजन लाइए। रीजन देखिए, बोली सर अभी जो आप ग्राफ बता रहे थे सर, इसमें आप इसका ग्राफ बताए थे सर, y बराबर रूट एक्स का ग्राफ सर बताए हैं सर। y बराबर रूट एक्स का ग्राफ सर आपको ये ऑरिजिन से होता है सर इस तरह का, लेकिन सर इसका नहीं बताएं सर। कोई दिक्कत नहीं, रूट का नेचर और यहाँ भी रूट है, दोनों का नेचर सिमिलर होगा। लेकिन यहाँ देखिए ऑरिजिन से क्यों स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि आप इसमें x बराबर 0 डाल रहे हैं तो 0 का रूट y बराबर 0 आ रहा है। तो x बराबर 0 पर y बराबर 0 आ रहा है, इसलिए 0 0 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये रूट के अंदर x नहीं है, रूट के अंदर क्या है? 6x प्लस 4। तो हम देखते हैं कि ये वाला कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा। तो लिखते हैं एट x बराबर 0 पर, एट x बराबर 0 पर y बराबर इसमें कितना आवेगा? एट x बराबर 0 पर y बराबर आवेगा 6 इंटू 0 प्लस 4 का रूट। तो 6 इंटू 0 तो 0 होता है और 4 का रूट होता है 2। तो x बराबर 0 पर y बराबर कितना रहा है? 2। अब स्क्वायर रूट रूट एक्स का ग्राफ जानते हैं तो उसी तरह का ग्राफ इसका भी होगा। लेकिन जब इसका ग्राफ बनाना है आपको, बनाने के लिए y एक्सिस ऑरिजिन x एक्सिस, x बराबर 0 पर y बराबर 2 आ रहा है। तो x बराबर 0 पर y बराबर 2 यहाँ से चालू होगा। देखिए ये पॉइंट का नाम है x बराबर 0 पर y बराबर 2। y एक्सिस पर x का वैल्यू क्या होता है? 0, और यहाँ खाली y का वैल्यू 2 है, तो वाला y2 अंदाज से ले लिए, y2 अंदाज से ले लिए। अब x बराबर 0 है तो y एक्सिस से लेना पड़ेगा। और रूट एक्स का ग्राफ इस तरह से जाता था, तो ये भी रूट एक्स खाली इसका जहाँ से चालू हो रहा था ना वो पॉइंट बदल जाएगा। देखिए देख रहे हैं, यहाँ पर रूट एक्स था तो 0 0 चालू हो रहा था। अब रूट एक्स नहीं, 4x प्लस 6x प्लस 4 है तो x बराबर 0 पर y बराबर 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है बाबू, तो ये मेरा ग्राफ हो गया। और साथ ही साथ एभव एक्स एक्सिस कह रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ से चालू होता है? नहीं, एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ से स्टार्ट होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर ये वाला, हाँ एक्स एक्सिस के ऊपर। जैसे हम बोले दीवार के इधर, तो दीवार के इधर तो यहाँ से जस्ट चालू होगा, दीवार के इधर यहाँ से एक बार थोड़ी चालू होगा, दीवार के जस्ट वहाँ सटा करके चालू होगा दीवार के। हाँ, तो एक्स एक्सिस से ऊपर, तो एक्स एक्सिस यहाँ, तो इसके ऊपर यहीं से हो जाएगा, इसके ऊपर। ओके, हाँ, तो एक्स एक्सिस के ऊपर लिख दिया है। और साथ ही साथ x बराबर 0, तो x बराबर 0 का मतलब, x बराबर 0 का मतलब होता है, x बराबर 0 का मतलब y एक्सिस होता है, y एक्सिस का ग्राफ होता है, y एक्सिस का इक्वेशन होता है x बराबर 0। जो भी x एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है बाबू, उसमें x का वैल्यू क्या होता है? 0। पूरे y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 होता है। हाँ, तो यहाँ x बराबर 0 लिखा हुआ है। x बराबर 0 का मतलब, x बराबर 0 का मतलब कौन सा एक्सिस हुआ? y एक्सिस। कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। और x बराबर 2, तो x बराबर 2, तो x बराबर 0 है, x बराबर 2 आगे जाएगा पीछे आएगा? आगे जाएगा राइट साइड। और x बराबर कांस्टेंट है तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा। अंदाज से देखिए, ये लाइन का नाम है x बराबर 2। तो बताइए x एक्सिस के ऊपर, ये वाला x एक्सिस के ऊपर ये रीजन हुआ, और x बराबर 0 यहाँ से चालू होगा। अब x बराबर 2, कौन सा रीजन बाउंड हो रहा है? कौन सा जमीन आ रहा है? कौन सा जमीन आ रही? वाला जमीन आ रहा है बाबू, यही जमीन आ रहा है। देखिए जमीन में पानी भरा हुआ है ब्लू कलर का। जमीन में पानी नहीं भरा रहता है, खाली जमीन में पेड़ पौधा लगा रहता है। जमीन में पानी भरा रहता है, जमीन में कुछ कूड़ा कचरा फेंका हुआ रहता है। अरे देखिए नूतन नगर में सब जमीन पर वहाँ कूड़ा कचरा फेंका हुआ है, समझ रहे ना? हाँ देखिए, तो ये मेरा ज़मीन है, यही ज़मीन का क्या करना है? यही ज़मीन का पानी नहीं भरना, एरिया निकालना है, ठीक ना? पानी तो भरा है, ये है, ठीक है। इस ज़मीन का मेरा एरिया निकालना है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर देखिएगा, एक मिनट, डायरेक्ट लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया मतलब जो एरिया आवश्यकता है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन देता है एरिया। इंटीग्रेशन कहाँ से चालू हो रहा है? एक्स का वैल्यू 0 से लेके और 2 तक जा रहा है, तो एक्स बराबर 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है?
2 तक हो गया। एरिया बाउंडेड बाई कर्व y बराबर एफ एक्स, ठीक है, y बराबर एफ एक्स दिल है, कर्व दिया हुआ है y बराबर, कर्व कितना दिया हुआ है 6x + 4 का रूट, तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और साथ ही साथ इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने एक्स एक्सिस भी एज ए बाउंड्री का काम कर रहा है, तो एक्स एक्सिस एज ए बाउंड्री का काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं df, dx का मतलब होता है एक्स एक्सिस, dx का मतलब होता है एक्स एक्सिस। यही इसका हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाल देंगे, तो जो मेरा पानी भरा हुआ जो ज़मीन है उसका एरिया आ जाएगा। ओके सर, बोलिए सर तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे सर, समझ में नहीं आता है। इसका इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, ये एक्स का पावर n पर होगा। बोलिए एक्स का पावर n पर कैसे हो जाएगा सर, एक्स थोड़ी दिख रहा है हमको, तो एक्स नज़र नहीं आता है, नहीं एक्स नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये लीनियर टर्म है, लीनियर। तो हम आपको जब इंटीग्रेशन पढ़ाते थे, स्टार्टिंग पढ़ाए थे, तो बोले होंगे कि कहीं भी अगर एक्स की जगह पर लीनियर टर्म आता है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सेम लगता है, सिर्फ अंतर हाँ एक्स का कोफिशिएंट नीचे आ जाता है। ये सब बहुत छोटा चीज़ है, ठीक है ना। तो चलिए इंटीग्रेट कर दीजिए, एक्स का पावर n का पावर में एक जुड़ जाएगा और वही पावर नीचे, और एक जादू देखिएगा, जादू, ओ ये कैसा जादू है, 6 कहाँ से आया, एक्स का कोफिशिएंट भागा लग गया, और ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन है 0 से लेके 2 तक, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। देखिए तो यहाँ जोड़िए पर कितना आएगा, 2 1 3/2, तो 3/2 रुकिए ना, एक में रुकिए ना, यहाँ पर कितना रहा है 3/2 और 6 भी है, तो यहाँ 2 3 6 कर जाएगा, 3 × 3 9 आ जाएगा फाइनल, तो यहाँ बट्टा में 9 आ रहा है, तो 9 को तो पुटिंग उटिंग को मतलब है नहीं, बाहर कर लेते हैं 1/9 बाहर कर लें, तो 1/9 बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू डालिए, 2 डालिए, इसमें 2 डालिएगा तो 6 दूना 12, 12 4 16 का पावर 3/2, और माइनस यहाँ 0 डालेंगे तो 0 + 4 4 का पावर 3/2 से समझते हैं करना। चलिए तो यहाँ से 1/9 16 का पावर 3/2, तो 16 को कोई बच्चा 4 का स्क्वायर लिख सकता है, और 4 का स्क्वायर लिख के पावर 3/2 करेगा तो 2 2 कट जाएगा, तो 4 का क्यों 64 64 आ जाएगा, ये सब निकाल लेते हैं 12th में, तो 64, तो इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 64, और 4 को लिखे यहाँ 2 का स्क्वायर, और इसका पावर 3/2, तो 2 2 कट जाएगा, तो 2 का क्यों 8 आ जाएगा, तो यहाँ से 8 हो जाएगा। 64 अरे यार 64 और -8, तो 64 में से 8 जाता है तो 56 बचता है, तो यहाँ से आपको 56/9 कट जाता है क्या, नहीं कटेगा, तो इतना स्क्वायर यूनिट है इसका, देखिए 56/9 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ रहा है। देखिए कैसे निकाल रहे हैं इंटीग्रेशन का हेल्प से, इस तरह का पोर्शन का हम लोग एरिया निकाल ले रहे हैं, ये इंटीग्रेशन का मजा, कैलकुलस का मजा है। हाँ कंसेप्ट समझ में आ रहा है।